नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीपक खरे। आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती में जो पहली कविता है, उस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। पहली कविता जिसका नाम है चांदनी रात, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1986 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ और 12 दिसंबर 1963 में उनकी मृत्यु हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के बड़े ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उनकी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध है, जिसमें उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं को, विशेषतः नारी के प्रति करुणाओं की भावना से भरी हुई उनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। उनकी प्रमुख कृतियां है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी, भारत भारती, रंग में भंग, राजा प्रजा, ऐसे कई महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक आदि प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं पढ़ने के बाद मानवीय संवेदना को इंसान के अंदर जागृत होना ही पड़ता है। इतनी महत्वपूर्ण रचनाओं का निर्माण उन्होंने किया है। और यहाँ पर उन्होंने चांदनी रात इस कविता के माध्यम से हमें प्रकृति में होने वाले बदलाव का वर्णन बताया है। इस खंड काव्य में मानव जीवन के किसी एक ही घटना की प्रधानता नहीं होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता है। यह पंचवटी महाखंड काव्य है। इस पंचवटी खंड काव्य से चांदनी रात का कुछ अंश लिया गया है। तो चलो देखते हैं कवि इस कविता में हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं। कविता संबंधी यह एक खंड काव्य है, कविता की विधा है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता है। प्रस्तुत कविता पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य यानी मनमोहक ढंग से अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में यहाँ पर कवि ने इस कविता में किया है। शब्द संसार, उसमें कुछ कठिन शब्द है जिनका अर्थ यहाँ पर दिया गया है, जैसे पुलक, रोमांच, खुशी, कार्यकलाप यानी गतिविधि, कुटीर यानी झोपड़ी या कुटिया भी हम उसे कह सकते, निर्भीक यानी निडर, धनुर्धर यानी तीरंदाज, कुसुमायुध यानी अनंग या कामदेव भी हम जिसे कहते हैं, दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है वह। तो चलो हम कविता को शुरू करते हैं। कविता की शुरुआत, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि उस प्रकृति में क्या उनको दिखाई दे रहा है। उसमें कुछ शब्द है, उनका अर्थ जैसे चारु सुंदर, अवनी पृथ्वी, थल यानी भूमि जमीन, जल यानी पानी, अंबर यानी आकाश। चारु चंद्र की चंचल किरणें यानी सुंदर चंद्र है और उसकी चंचल यानी अस्थिर, एक जगह पर ना रुकने वाली सुंदर चंद्र की अस्थिर किरणें जल और थल मतलब पानी और जमीन पर जैसे मानो वो खेल रही है। कभी पानी में दिखाई देती है तो कभी जमीन पर दिखाई देती है। वो चंचल किरणें है, वो अस्थिर किरणें, इसलिए सुंदर चंद्र की किरणें जमीन पर या भूमि पर, कभी पानी पर तो कभी भूमि पर हमें जैसे मानो खेलती हुई नजर आ रही है। एक मनमोहक दृश्य यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हमें वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और इतना ही नहीं, स्वच्छ चांदनी, स्वच्छ यानी प्रकाशमान, मनमोहक सुंदर चांदनी बिछी हुई है, चारों तरफ वो बिछी हुई है। अवनी पर भी, अवनी यानी धरती, अंबर यानी आकाश, यानी पूरे धरती पर भी चांदनी बिछी हुई है और पूरे आकाश में भी वहां पर हमें चांदनी बिछी हुई नजर आ रही है। रात के समय
चांद की चंचल किरणें जलथल में खेलती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी और आकाश में भी चारों तरफ चांदनी फैली हुई दिखाई दे रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी खुशी, हरित यानी हरा भरा या हरियाली, तृण यानी घास, तरु यानी पेड़ वृक्ष, मंद यानी धीमे गति से, नोको यानी घास की शीरा या घास का नुकीलापन हम जिसे कहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हरी भरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशहाली या अपनी खुशियों को वहां पर प्रकट कर रही है, इजहार कर रही है। और मंद मंद चलने वाली जो हवा है वो भी उन हवा के झोंकों के कारण वृक्ष भी वहां पर झूमते हुए नजर आते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे हमने पहले देखा कि चांदनी रात बिछी हुई है, चंद्र की किरणें चारों तरफ खेल रही है, कभी जल में तो कभी थल में, और वहां का जो नजारा है वो नजारा देखकर धरती भी खुश होती है और अपनी खुशी अपना आनंद वो इस प्रकार व्यक्त कर रही है जैसे मानो पृथ्वी पर जो हरित तृण है, जो घास है, वो हवा के साथ वहां पर झूमती हुई और हवा के साथ झूमती हुई अपना आनंद वहां पर व्यक्त कर रही है। और ये देखकर मानो जैसे जो वृक्ष है, पेड़ है, वो भी हवा के सहारे वहां पर झूम रहे हैं या उस खुशी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध यानी जो हिलता डुलता न हो, बिल्कुल शांत। सुमंद यानी बहुत ही धीमी। निशा यानी रात। गंध यानी सुगंध। निरानंद यानी जिसमें आनंद न हो, यानी वहां पर आनंद नहीं है, आनंद रहित। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई है, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ये रात रुक गई है। चारों ओर वहां पर शांति, कोई हिल नहीं रहा है, कोई डूल नहीं रहा है, निस्तब्ध है चारों ओर, यानी वहां का माहौल पूरा शांत नजर आ रहा है। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। ऐसे समय में जो शांत हवा बह रही है, उस हवा के साथ एक सुगंध हमें वहां पर महसूस हो रही है। मानो एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। हर तरफ आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। वो सुगंध ऐसी है कि जैसे मानो चारों तरफ आनंद दिखाई दे रहा है, समाधान दिखाई दे रहा है। ऐसा वहां पर कवि ने उस जगह का वर्णन किया है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति यानी होनी, प्रकृति, भाग्य, जिसे हम निसर्ग भी कहते हैं, प्रकृति भी कह सकते हैं। नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री, जिसे एक्ट्रेस कहते हैं। कार्यकलाप यानी गतिविधि, दिनचर्या, कार्य। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कवि ने बताया कि चारों ओर वहां पर शांति फैली हुई है, जैसे मानो कि वो रात थम सी नजर आ रही है। इस शब्द कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी को या सभी की सूत्रधार नियति अर्थात प्रकृति पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से चुपचाप जारी है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे मानो रात थम गई है, चारों तरफ वहां पर शांति फैली हुई है और ऐसे वक्त सब बंद है, फिर भी ये जो प्रकृति है, जो एक अभिनय करने वाली स्त्री की उपमा उसे वहां पर कवि देते हैं। इस प्रकृति के जो कार्यकलाप है, जो प्रकृति का जो कार्य है निसर्ग का, वो अभी भी इस थम सी गई रात में भी वो कार्यकलाप शुरू है। और कैसे शुरू है? शांत और चुपचाप, कोई भी आवाज उस कार्यकलाप की हमें दिखाई
नहीं देती है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। बिखेर देती है वसुंधरा, वसुंधरा यानी धरती, बिखेरना यानी चारों तरफ फैल देना। बिखेर देती है वसुंधरा मोती सबके सोने पर, मोती यानी हमें पता है मोती किसे कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक चित्र भी आपको दिखाया है। सबके सोने पर, सबके सोने पर मतलब हम सब सो जाते हैं यानी रात के समय। रवि बटोर लेता है, रवि यानी सूर्य, बटोरना यानी जमा करना, कलेक्ट करना, लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर सदा मतलब हमेशा, नियमित। कवि कहते हैं कि यहाँ पर इस धरती का या इस निसर्ग का और भी एक दृश्य हमारे सामने कवि वहां पर रखते हैं। कवि कहते हैं कि रात्रि के समय मोती के समान दिखाई देने वाली ओस की बूंदों चारों ओर बिखेर देती है। रात के समय अगर आप धरती को देखेंगे तो उस धरती पर मोती जैसे चमकने वाले जो ओस की बूंदे हैं, जिसे हम दो बिंदु भी कहते हैं, धरती पर ये वसुंधरा बिखेर देती है। लेकिन सुबह होते ही जब रवि यानी अर्थात सूर्य आता है मतलब जब सूरज का आगमन, तो उन ओस की बूंदों को रवि बटोर लेता है। सूर्य का प्रकाश इन दो बिंदुओं पर पड़ने के कारण, उस उष्णता के कारण वो पानी वहां पर शोषित हो जाता है, दो बिंदु नष्ट हो जाते हैं। पर वहां पर कवि को कुछ अलग ही नजर आ रहा है। जैसे मोतियों से भरी हुई जो धरती है, रात के समय धरती ने अपने ऊपर चारों ओर सब मोती बिखेर दिए दो बिंदु, पर जैसे ही सुबह आता है या सुबह का समय हो जाता है, तो रवि यानी सूर्य मोतियों को अपने पास जमा कर लेता है, बटोर लेता है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। सूर्य तो आगमन करके सुबह आ ही जाता है, पर जहां पर उसने रात को किया है, विरामदायिनी यानी आराम करने की जगह जो है, जहां पर सूरज आराम कर रहा था, वो जगह अब वो संध्या को दे जाता है। संध्या को यानी उस रात को, जो रात भर यहाँ पर धरती पर थी, जो रात सुहानी हमें लग रही थी, उस रात को सूरज दे जाता है। यानी वहां पर रात का समय या रात का जो समय वो खत्म हो जाता है और दिन का समय शुरू हो जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है, और जो शाम शून्य यानी पूरी खाली दिखाई दे रही थी, सारे कार्यकलाप जैसे मानो बंद पड़ गए हो, रात जैसे मानो थम सी गई है, जो हमें दिखाई दे रहा था, उस धरती का सूरज आने के कारण एक नया रूप हमें वहां पर छलकता हुआ नजर आता है। अपने सफर के मतलब सूर्य का जो सफर है, अपने सफर के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को दे जाता। रात्रि और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप प्रदान करता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धर्मवीर निर्भीक बना। पंचवटी की छाया में है, पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह भी उसे कहते, और पंचवटी एक कहा गया एक जगह का नाम भी है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, 5 वृक्षों की जो छाया है पंचवटी, उस वृक्षों की छाया में एक पर्ण कुटीर बना है। पर्ण यानी पत्तों से, कुटीर यानी कुटिया, यानी एक सुंदर पत्तों के सहारे एक कुटिया बनाई गई है। और उस कुटिया के उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, एक शिला है, एक पत्थर है, शिला यानी पत्थर, एक पत्थर पर धीर वीर निर्भीक बना, वहां पर एक धीरज रखने वाला, धैर्यवान, वीर, निर्भीक यानी किसी से न डरने वाला, ऐसा वहां पर बैठा हुआ नजर आता है। कवि वहां पर उस पंचवटी के दृश्य को हमें बताने की कोशिश करते हैं। पंचवटी की सुंदरता में एक सुंदर पर्ण कुटीर का निर्माण कर, उसके सामने पत्थर की एक स्वच्छ शिला पर कोई विनम्र और निडर वीर बैठा हुआ नजर आता है।
जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। पूरी रात वहां पर शांत है, जैसे मानो रात थम गई है। और ऐसे रात में भी धनुर्धर है कि जो अभी भी जाग रहा है। धनुर्धर यानी तीरंदाज, भुवन यानी संसार, यानी पूरा संसार वहां पर सो रहा है रात के समय। पर ये सा धनुर्धर है, कौन सा धनुर्धर है कि जो जाग रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टि होता है। जैसे मानो कि वो वहां पर, जिसे हम कामधेनु कहते हैं, वो वहां पर योगी सा हमें नजर आता है। एक वीर योद्धा होने के बाद, धनुर्धर होने के बाद भी हमें जैसे मानो एक योगी जैसा ये दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है। जब हर कोई सो रहा है तो आखिर ये कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है। कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा योगी सा, मतलब योगी जैसा जान पड़ता है। इस कविता में कवि ने चांदनी रात के आधार पर, या चांदनी रात में कौन कौन सी घटनाएं होती है, निसर्ग का किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसका सुंदर और मनमोहक वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।